वेलकम बैक बिजी बीज। कैसे हैं आप सब? तैयारी अच्छी चल रही है ना? हाल ही में हम लोगों ने आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला पोएम यानी डस्ट ऑफ स्नो रिवाइज किया था और आज हम वापस आ गए हैं रिवाइज करने एक और पोएट्री। और आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पोएम टू फायर एंड आइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम अगेन रिटन बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ किया है। यूजुअली फ्रॉस्ट जो हैं अपने पोएट्री के थ्रू नेचर को बहुत कनेक्ट करते हैं, राइट? सो दैट इज़ वाई इसमें भी उन्होंने नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर ही एक मैसेज देने की कोशिश की है। यहाँ फायर एंड आइस जो दोनों वर्ड्स हैं ये बेसिकली सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस को। आइए समझते हैं कि किस तरीके से फायर एंड आइस को पोएट ने इस्तेमाल किया है पोएम में और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो व्हेन यू स्टडी द पोएम you will find that the poet actually is using fire and ice to show human desires and hatred। ठीक है, यहाँ पर जो फोकस है पोएट का वो सिंबलिज्म पे है। फायर सिंबलाइज करता है डिज़ायर या पैशन को, ह्यूमन ग्रीड को। ठीक है, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारा हर चीज़ को पाने की इच्छा है, जो अनवांटेड नीड्स हैं, कई बार हम उनके पीछे भी दौड़ना शुरू करते हैं। हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, बेसिकली डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं है, लालच का कोई अंत नहीं है, राइट? सो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट के थ्रू उन्होंने उस डिज़ायर को ही दिखाया है। और वहीं पे आइस वो एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इग्नोरेंस है, हेट्रेड है, इनडिफरेंस है कि किसी चीज़ से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ भी होता रहे आपके आसपास, या फिर आप एक तरह से कह सकते हो कि आपसी जलन या किसी और से हेट्रेड होना, ये सारी जो फीलिंग्स है या इमोशंस है इसको आइस के थ्रू दिखाया है। एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट बोथ दीज थिंग्स आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। इनिशियली फ्रॉस्ट का कहना है कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, यानी ये जो डिज़ायर है, ग्रीड की भावना है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इट इज़ डेंजरस and it might lead to the end of the world. But then he quickly realizes that he cannot ignore the potential capacity of ice too. सिर्फ फायर से ही नहीं, आइस से भी लोग जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी अर्थ को या खुद को, ऑलराइट, अपनी कम्युनिटी को, अर्थ को, उससे भी लोग जो है खतरा पहुंचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती हैं। वर्ल्ड कैन बी एंडेड बाय बोथ दीज एलिमेंट्स वेदर इट इज़ डिज़ायर और हेट, ऑलराइट। सो बेसिकली द पोएट is trying to convey that extremeness of anything in extreme is not good। ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अति में अच्छी नहीं होती है। पोएट हैज़ अ स्टांस, ही फेवर्स फायर बट at the same time he is acknowledging the power of ice also। Clear? You need to go through the poem, it's a short 9-line poem, उसको अच्छे से एक बार आपको रीड करना पड़ेगा। आई एम श्योर आपने क्लास में किया होगा, बट फिर भी आप एक बार और रीड कीजिए ताकि अच्छे से आपको लाइन्स याद आ जाए और आप अच्छे से समझ पाए। और जब आप रीड करेंगे तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी सी बी सी, ठीक है, ये पूरा राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी बी, ये पूरा राइमिंग स्कीम है इस पोएम का, ठीक है। 9 लाइन्स की ये पोएम है, आप खुद भी मैच करके देख सकते हैं। आई एम श्योर यू ऑल नो हाउ टू फाइंड द राइमिंग स्कीम। जो टोन है पोएट का इस पर्टिकुलर पोएम में काफ़ी सीरियस है, बिकॉज वर्ल्ड के एंड की बात हो रही है, डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो ऑटोमेटिकली दिस इज़ अ सीरियस मैटर। सो द पोएट हैज़ यूज्ड अ सीरियस एंड ऑमनियस टोन। अब जब हम पढ़ने के बाद इस सोच में पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर पोएम से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है बनता है वो है कि फायर और आइस क्या सिंबलाइज करता है। तो जैसा कि मैंने बताया
कि फायर और आइस दोनों दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दोनों ही खतरनाक है, राइट। इसके अलावा हाउ कैन दे बी डिस्ट्रक्टिव, वो डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज कर सकते हैं, हाउ कैन दे डिस्ट्रॉय। एंड देन व्हाट इज द पोएम्स मैसेज अबाउट ह्यूमैनिटीज पोटेंशियल एंड, ठीक है, कैसे वर्ल्ड का एंड हो सकता है, क्या चांसेस है, कितने चांसेस है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम अभी कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और कैसे उन्हें आंसर करना है वो भी सीखेंगे, पर उससे पहले एक बार और जो की कॉन्सेप्ट्स आपको इस पोएम से रिलेटेड याद रखने हैं, दैट इज फायर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर डिजायर, पैशन, ग्रीड, लस्ट या फरी, ऑलराइट, वेयरएज आइस हैज बीन यूज्ड to represent hatred, indifference, coldness, intolerance and cruelty, ठीक है। फायर का यूज इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है, सिंबल की तरह यूज किया गया है, ठीक है, मेटाफर जिस तरह से हम यूज करते हैं। आइस को सिंबलाइज किया है इन चीज़ों के लिए, ऑलराइट, और साथ ही में उन्होंने बोला है कि दोनों ही चीज़ें इक्वली डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं, इक्वली हानि पहुंचा सकती है। मैसेज बोथ इंटेंस डिजायर दैट इज फायर एंड कोल्ड हेट्रेड दैट इज आइस कैन लीड टू वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। आपको इसको याद रखना है कि अल्टीमेटली जो मैसेज पोएट हमें कन्वे करना चाहते हैं, ऑलराइट। तो जल्दी से हमने क्विक समरी स्टडी कर ली है। आई होप आपको याद आ गया होगा कि फायर एंड आइस पोएम क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा था और इसके क्या क्या की फैक्टर्स है या कौन से की कॉन्सेप्ट्स है जो हमें याद रखने हैं। मूविंग फर्दर, नाउ लेट्स क्विकली गो थ्रू सर्टेन क्वेश्चंस which can come up in your exams. Again, as I always remind, don't think that this exact question will come in the same way as we are discussing here. क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होके आ सकता है, पर आपको फोकस करना है अच्छे से पोएम को और उसके मीनिंग को समझने में। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर आप क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए इजीली उसका आंसर कर सकते हैं, ऑलराइट। नाउ इट्स टाइम टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर देम। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सिंबलिज्म के ऊपर ही है, क्योंकि पोएम में सिंबलाइज किया है फायर एंड आइस को। व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोएम? अभी अभी हमने की कॉन्सेप्ट याद करते वक्त इसी के बारे में पढ़ा था, तो आप इजीली इसे आंसर कर सकते हैं कि द पोएट हैज यूज्ड फायर एज अ सिंबल ऑफ डिजायर। सो व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन you simply have to write that fire stands for desire, lust, greed, all right। अभी अभी हमने की कॉन्सेप्ट्स में जितने भी सिंबल्स पढ़े हैं फायर किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आइस हैज़ बीन यूज्ड फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, ऑलराइट, इन चीज़ों के लिए आइस को यूज़ किया है। सो वेरी इजी टू आंसर, ये हमने अभी अभी याद किया था की कॉन्सेप्ट्स में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थीम, what is the central theme or message of the poem? That also we have just now revised. मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहा है पोएट? पोएट is trying to say that both fire and ice can cause destruction. Fire, which represents desire and greediness, and ice, which represents hatred, cruelty, both can be disastrous. And both can cause world destruction. दोनों ही की वजह से विश्व का अंत हो सकता है, सबको हानि पहुंच सकती है। If we talk about the destructive forces, क्योंकि हम यहाँ destruction की बात कर रहे हैं, elements या forces जो destruction को lead कर सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। So इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, how are both fire and ice capable of destroying the world? तो इस क्वेश्चन में आपको पहले आंसर करना है कि किस तरह से फायर ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑलराइट, लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड आइस किस तरह से हेट्रेड या क्रुएल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और फिर दोनों के सिंबॉलिक मीनिंग को समझाते हुए आपको बताना है कि दोनों ही ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, दोनों ही डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स की तरह काम कर रहे हैं. बोथ कैन कॉज डिस्ट्रक्शन टू अर्थ. पोएट इनिशियली वॉज फेवरिंग फायर, बट देन ही एक्नॉलेजेस दैट आइस also is equally destructive. We cannot deny the harsh truth that ice can be equally destructive as much as fire. Clear? तो आपको दोनों के ही बारे में बताते हुए इस आंसर को लिखना है. Poet's view. Why does the poet support the view of those who favor fire? So if you have read this poem carefully, you will observe that initially the poet was in favor of fire. वो ये कहना चाह रहे थे कि फायर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है. इट इज़ द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, इट कैन कॉज टू मच ऑफ डिस्ट्रक्शन. बट क्विकली आफ्टर सम टाइम ही ऑल्सो एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ आइस. He himself realizes that ice also is equally destructive and it has too much potential like that of fire. Ice can be also equally disastrous as fire. Both can cause destruction. It's not that only fire will cause destruction. Fire also has enough capacity. Alright, तो यहाँ पर initially आपको बताना पड़ेगा कि पोएट फेवर कर रहा था फायर को, बट एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज द पोटेंशियल कैपेसिटी ऑफ आइस ऑल्सो. नाउ लेट्स कम टू द मीनिंग ऑफ इट. इट वर्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट डज इट रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम? जो पहली ही लाइन है, यहाँ पर इट से हम वर्ल्ड या ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इट वर्ड जो है वो वर्ल्ड के लिए या फिर ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, इनके लिए इस्तेमाल किया गया है. ऑलराइट, दीज आर सम शॉर्ट आंसर्स विच यू कैन फाइंड. इनका फॉर्म चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, पर ऑलमोस्ट अगर आपने ध्यान से देखा तो आंसर्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं. जो हमने अभी क्विक रिविजन किया था उसी पर बेस्ड हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर लॉन्ग आंसर्स. और जब हम लॉन्ग आंसर्स करते हैं तब हमें प्रॉपर तरीके से आंसर को फ्रेम भी करना है. हमें टू द पॉइंट आंसर नहीं करना है. पहली बात तो हमें सारे की पॉइंट्स को इंक्लूड करना है. हम शॉर्ट आंसर्स में तो बिल्कुल एग्जैक्टली जितना पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर कर देते हैं, बट व्हेन वी आर आंसरिंग इन डिटेल वी नीड टू एक्सप्लेन each and every point which we are giving or writing in the answer sheet, right? So similarly जब आप यहाँ पर extreme human emotions जैसे कि desire और hatred, desire को represent किया है fire के थ्रू और hatred को represent किया है ice के थ्रू. जब आप इन दोनों को explain कर रहे हैं तो you should begin your answer that the poem Fire and Ice written by the famous poet Robert Frost has the theme or the message of destruction of world. According to the poet, both fire and ice are destructive elements. Fire in the poem represents desire, whereas ice in the poem represents hatred. And according to the poet, both are destructive elements. Both can be equally harmful for humanity. They can cause end to the world. तो आप जो की पॉइंट्स को समझा रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है. बेसिकली आपको आंसर को इस तरीके से फ्रेम करना है कि रीडर जब आपके आंसर को रीड करे तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट इस पोएम के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए. रीडर को पता लग जाना चाहिए आपके आंसर को पढ़ने के बाद कि पोएट एग्जैक्टली अपनी इस कविता के थ्रू क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है. ऑलराइट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ द पोएम, हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज द स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ द पोएम टू कन्वे इट्स सीरियस मैसेज? दिस इज अ सीरियस पोएम, है ना, बहुत सीरियस मैटर पे बात हो रही है, वर्ल्ड के अंत की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी के एंड की बात हो रही है.
तो द टोन ऑफ द पोएट इज सीरियस ओनली, हिज टोन इज वेरी serious, ominous, and he has kept it very simple so that people can easily understand it. Easy rhyming scheme use किया है. तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि द पोएट हैज़ यूज्ड अ सिंपल स्ट्रक्चर विद अ राइम स्कीम. पूरा राइम स्कीम लिख दीजिए, ठीक है. उसके बाद आप एडिशन में लिख दीजिए कि द टोन ऑफ द पोएट इज सीरियस एंड ओमनियस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कन्वे अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज about destruction of earth, destruction of humanity, right? तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर और टोन को हाईलाइट करना है जब आप इस पर्टिकुलर आंसर को अटेम्प्ट करेंगे. Then we come to relevance. How relevant is the poem's message about human passions and cold indifference in today's world? Very much relevant. बहुत ज़्यादा relevant है because if we look around us carefully, then we are going to find that actually human passions and cold indifference give rise to conflicts. झगड़ा का जो मूल आधार है वही ये चीज़ें हैं. लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो लालच है, ठीक है, हर चीज़ को पाने की एक इच्छा है. इस दौड़ में जो हम दौड़ रहे हैं बिना सोचे समझे कि किस चीज़ की एक्चुअली हमें नीड है, ज़रूरत है या नहीं है. दूसरे किसी के पास कोई चीज़ है, उसको देखते ही हमें लगता है कि वो चीज़ हमें भी चाहिए. हमारे पास क्यों नहीं है? हम सोचते ही नहीं हैं कि शायद वो हमारे किसी काम की ही नहीं है. हम तो बस एक रेस में लग गए हैं, ठीक है. ये जो हमारे एंडलेस डिज़ायर्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें एक अननेसेसरी कंपटीशन का हिस्सा बना देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इस विशियस सर्कल में उलझते ही चले जाते हैं, राइट. सिमिलरली ये जो कोल्ड इंडिफरेंस है कि कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोरेंट एटीट्यूड है, एक क्रुएल्टी है, किसी के प्रति कोई सद्भावना नहीं है, कंपैशन की कमी हो गई है, पीपल आर हैविंग हेट्रेड अमंगस्ट ईच अदर. एक दूसरे से बेहतर प्रूफ करने के चक्कर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक दूसरे से सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हैं हम. दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे के प्रति एक द्वेष की भावना रखना. दीज ऑल फैक्टर्स आर एक्चुअली गिविंग राइज टू ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स. सारे झगड़े, जितने भी मनमुटाव है, उनका जो जन्म है वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से हो रहा है. ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस आर ड्यू टू दीज टू मेन रीजन्स ओनली विच हैव बीन very well highlighted by the poet, and that is why the poet is very much relevant in today's world. So you need to explain clearly that how he has beautifully used both the symbols, that is fire and ice, to represent human passions and cold indifference, and how these two factors play a key role when we talk about the conflicts that are happening around us. All right. Now, apart from this, you can also find extract based questions. I am sure आप लोगों ने सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व करे ही होंगे अभी तक. तो आपने सैम्पल पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में इस तरह के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर देखे होंगे. एक एग्जाम्पल के तौर पे वो भी हमने लिया है कि फॉर एग्जाम्पल we have taken a line from the poem I hold with those who favor fire. यहाँ पे poet basically उन लोगों को favor कर रहा है जो लोग fire को destructive मानते हैं, right? So the first question is name the poem and the poet. Very simple. The poem is Fire and Ice and the poet is Robert Frost. What do Fire and Ice stand for? इस बारे में काफ़ी हम चर्चा कर चुके हैं. Fire stands for greed, lust, passions. I stand for cruelty, cold indifference, hatred. All right. What does the speaker support? The speaker supports those who are actually with fire, who consider fire as a destructive element. लेकिन इस पर्टिकुलर आंसर को लिखते वक्त, एंड करते वक्त आप मेंशन कर दीजिए कि इस लाइन के अकॉर्डिंग तो पोएट जो है फायर को ही सपोर्ट कर रहा है, बट इन द
पोएम इटसेल्फ, मतलब आगे की लाइंस पे अगर हम जाएं, सो ही हैज़ clearly acknowledged the potential capacity of ice as a destructive element. So though he has favored fire initially, but he has also acknowledged ice as a destructive element. तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप आंसर्स को फ्रेम करेंगे. So I hope children you have So I hope children you have got all the answers to your queries and questions. आपका क्विक रिविजन हो गया है फायर एंड आइस का, एंड नाउ आई एम श्योर कि आफ्टर दिस रिविजन you would be able to answer questions related to this poem in a easy way. All right? तो टेंशन किस बात की, जब हम सब एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो श्योरली आपके स्कोर्स भी अच्छे ही होंगे. इसी तरह से तैयारी करते रहिए एंड बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली. बाय बाय एंड टेक केयर.